गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व्स, सरप्लस एंड लॉसेस। तो जो ये हमारा पार्ट है ये है पार्ट 4 एडमिशन चैप्टर का। इससे पहले हम एडमिशन की बेसिकली थ्योरी कर चुके हैं और रेशो की जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उससे न्यू रेशो कैसे निकलती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, वो भी हम रेशो वाली भी एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं सारे केसेस के साथ। उसके बाद जब एक पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसके कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, हिडन गुडविल, ठीक है ना, कैसे निकालनी है, ये भी इसकी भी वीडियो आ चुकी है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है ना। तो जो फोर्थ वीडियो है, जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस का। देखो क्या होता है कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर, मान लो सी को एक बिजनेस के अंदर क्या किया गया, ऐड किया गया। अब जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर ऐड होगा तो पुराने पार्टनर्स बेसिकली क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई वो कैसे करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर करते थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर आया वो एक तो क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा क्या लेकर आएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कैपिटल जो थी वो कहाँ चली जाती है, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि कैपिटल तो फर्म को जरूरत थी, वो तो पार्टनर्स के पास जाएगी नहीं। बट प्रीमियम फॉर गुडविल किसके अंदर बांट देते थे हम, पुराने पार्टनर्स के अंदर। किस रेशो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर हम इसको क्या कर देते थे, बांट देते थे। अच्छा, अब क्या पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेने के बाद क्या नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लेंगे, नहीं, उससे पहले वो कुछ चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज है रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस। देखो पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो गया तो कल को जो बिजनेस के रिजर्व्स बना के रखे हुए थे, अब रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, देखो रिजर्व मतलब वो पैसा जो पार्टनर्स फ्यूचर की नुकसान कॉन्टीजेंसी के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाए तो उससे हम उस रिजर्व में से वो पैसे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल भी देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी नॉर्मली क्या होता है कि कुछ पैसा साइड पे निकाल कर रख देते हैं, जो महीने की सैलरी आती है या जो बिजनेसमैन है उनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो कुछ पैसा साइड पर निकाल कर रख देते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर से, ताकि कल को अगर कोई नुकसान हुआ तो इस रिजर्व से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो रिजर्व क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट ही थे, बट उन प्रॉफिट को पार्टनर्स ने अपने में बांटा नहीं, क्या कर दिया, साइड पर निकाल कर रख दिया कि भाई अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम उस रिजर्व से, उस पर्टिकुलर रिजर्व से क्या कर लेंगे, प्रॉफिट को निकाल लिया, उस नुकसान को निकाल लेंगे। दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस बिना बांटे हुए बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं हमें, मतलब पार्टनर्स ने इनको साइड पे रखा होता है फर्म के अंदर, क्योंकि पार्टनर्स को पता है कि भाई ये दोनों तो हमारे ही है, अभी हमने बना के रख दिया, अपने प्रॉफिट में से निकालकर साइड पे रख दिया, तो कल को कोई भी नुकसान होगा, कोई भी दिक्कत होगी, हम इसमें से निकाल लेंगे। बट अब प्रॉब्लम हमारी कहां पर अराइज होती है, प्रॉब्लम हमारी मेनली जो अराइज होती है वो ये होती है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा ना तो वो भी क्या करेगा, इन रिजर्व्स के ऊपर अपना क्या जमाएगा, हक जमाएगा कि भाई ये रिजर्व, अब मैं भी आपका पार्टनर हो चुका हूं तो इस रिजर्व में मेरे को भी हिस्सा चाहिए। तो इसलिए पार्टनर्स, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में तो उसको आने से पहले ही जो उनके पास रिजर्व्स वगैरह पड़े होते हैं ना, वो सारे क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, बिकॉज वो बनाए भी उन्होंने ही थे। कैसे बनाए थे, अपने प्रॉफिट में से निकाल कर। तो अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट का नुकसान किया था ना उस समय, मान लो कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ होता फर्म को, और बट पार्टनर्स ने 5 लाख ना बांट कर 1 लाख साइड पे रख दिया और 4 लाख ही बांटा, तो ये 1 लाख भी तो पार्टनर को ही मिलना था ना उनकी रेशो के हिसाब से, बट उन्होंने उसको बांटा नहीं, साइड पर निकाल कर रख दिया कि भाई फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो अब इन रिजर्व का क्या किया जाएगा, इन रिजर्व्स को भी पार्टनर्स नए पार्टनर के आने से पहले आपस में बांट लेंगे, किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर, ठीक है ना। तो कौन सी रेशो में रिजर्व्स बांटे जाएंगे, ओल्ड रेशो के अंदर। क्यों, क्योंकि इसी रेशो के हिसाब से तो बनाए गए थे। जब 5 लाख फर्म को प्रॉफिट हुआ था तो उसमें से पार्टनर्स ने 4 लाख तो बांट लिया था, बट 1 लाख रख दिया था साइड पर। तो अगर वो 1 लाख साइड पर ना रखते तो पूरा का पूरा 5 लाख अपनी पुरानी रेशो में बांटते, बट उन्होंने साइड पर निकाल कर रख दिया कि भाई अगर फ्यूचर की कोई कॉन्टीजेंसी होगी, क्या होगी, कॉन्टीजेंसी, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होने की आशंका होगी तो हम इस रिजर्व में से निकाल लेंगे।
ठीक है ना। तो ये रिजर्व जो थे ये पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से ही बनाकर रखे हुए थे। तो नए पार्टनर का इसके ऊपर कोई हक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, उसके आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, जो उनके पास रिजर्व्स होते हैं उनको बांट लेते हैं। अब बात आती है लॉसेस की। क्या लॉस, अच्छा, क्या पार्टनर जो होंगे, वो जो नया पार्टनर आएगा, क्या लॉस वो शेयर करेगा? नहीं। अगर उसको रिजर्व में हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो लॉस भी क्यों शेयर करेगा? अब एक नया पार्टनर बोलेगा कि भाई मैं लॉस क्यों लूं, अगर आप मेरे को रिजर्व में कोई हिस्सा नहीं दे रहे तो मैं तो लॉस में भी हिस्सा नहीं लूंगा। तो इसलिए जो भी फर्म के पुराने रिजर्व्स होंगे, सरप्लस होंगे या लॉसेस होंगे, वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। किस रेशो के अंदर? ओल्ड रेशो के अंदर। यानी कि सारे रिजर्व्स एंड सारे लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। किसके आने से पहले? सी को एडमिट करने से पहले। ये उनको पता है कि अगली बार हमें सी को एडमिट करना पड़ेगा, तो पहले इन रिजर्व को क्या कर लो, बांट लो। अगली बार अगर हो तो नया बना लेंगे, तो जब नया रिजर्व बनेगा तो तीनों के प्रॉफिट में से वो पैसा निकलेगा। तो इसलिए पुराने रिजर्व पर हक किसका था? पुराने पार्टनर्स का। और किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। चलो, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास रिजर्व कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 4 रिजर्व होते हैं इस चैप्टर के अंदर। जर्नल रिजर्व, देखो ये वो रिजर्व है जो जनरल खर्चों के लिए बनाए जाते हैं। तो इनको हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं कि भाई अचानक से कोई नुकसान आ सकता है किसी भी नेचर का, उसमें से हम निकाल लेंगे। अच्छा, एक होता है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। किसके लिए बनाया गया है? वर्कमैन। देखो वर्कमैन कौन होते हैं? जो वर्कर होते हैं कंपनी के पास, कभी भी उनको चोट वगैरह कुछ भी लग सकती है, तो उसके लिए कंपनी कुछ पैसा साइड पर निकाल कर रख देती है। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थर्ड हमारे पास क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, तो देखो उसकी मान लो कंपनी ने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट उसकी वैल्यू मार्केट में 18 लाख रहेगी, 15 लाख रहेगी, तो अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है ना। तो कंपनी बोलेगी कि अगर उसकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, फ्लक्चुएट करेगी, कम हो गई, तो जो नुकसान होगा ना वो हम इस रिजर्व से निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और फोर्थ होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। मतलब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस होगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? सरप्लस। कि कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, मतलब लोगों पार्टनर्स ने, पुराने पार्टनर्स ने बांटा नहीं होगा, उसको साइड पे रख दिया होगा, तो अब भी वो क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं फिर सी आके कल को हिस्सा जमाएगा, अपना हक जमाएगा उसके ऊपर। और ऐसे ही दो इसके अंदर लॉसेज होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इट इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ये भी कंपनी के लिए या फर्म के लिए क्या होता है? लॉस होता है, और इस लॉस को बैलेंस शीट में शो कर रखे होता है किस साइड पे? एसेट साइड के ऊपर। इसको एसेट दिखा रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली ये एसेट नहीं होती, ये कंपनी का क्या है? नुकसान है, लाइक एन एक्सपेंस। और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, यानी कंपनी ने लॉस बांटा नहीं होगा, तो कंपनी इस लॉस को भी क्या कर देगी? बांट देगी। तो जब भी रिजर्व बांटे जाएंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? सोचकर देखो, जब भी रिजर्व बांटे जाएंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? कि अब पार्टनर्स को 10 लाख नहीं मिलना, 12 लाख मिलेगा, 13 लाख, क्योंकि अब रिजर्व भी पार्टनर की कैपिटल में आ चुका है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। मतलब क्या होगी? क्रेडिट। और जब भी ये लॉसेस पार्टनर से लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? उनकी कैपिटल होगी डेबिट। चलो, तो इसके अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलो, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एंड बी आर पार्टनर, उनकी रेशो क्या थी? 3:2। उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। कितने शेयर के साथ? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। और जनरल रिजर्व कितना था? 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब क्या था? लॉस। कितना था? 1 लाख। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ये भी क्या था? लॉस था, वो भी कितना था? 4 लाख। तो अब नए पार्टनर को एडमिट होने से पहले हमने क्या कर देना है? इन रिजर्व्स को, इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या कर देना है? बांट देना है। तो चलो क्या एंट्री डालेंगे हम? देखो सबसे पहले तो रेशियो निकालेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो करना ही करना था। उसके बाद क्या उसी समय पार्टनर को एडमिट कर लेंगे? नहीं, उससे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर उसके बाद बोलेंगे कि आप 2 मिनट रुको, हम जो अपने रिजर्व्स हैं, अपनी एसेट्स हैं, उनको रिवैल्यूट कर ले। तो जर्नल क्या होगा? रिजर्व को बांटा जाएगा। किस रेशो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशो के अंदर। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। और किसको बांट दिया जाएगा? पुराने पार्टनर्स कौन थे? ए और बी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं, नहीं, कौन? पुराने पार्टनर्स।
बिकॉज पुराने पार्टनर्स उसको, देखो कोई नुकसान नहीं हो रहा उनको आने से रिजर्व में, बस पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि अगर हमने इस रिजर्व को तोड़कर बांटा नहीं तो कल को सी को भी इसमें से हिस्सा देना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इसको तोड़कर, मतलब इस रिजर्व को तोड़कर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे आपस में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 1,20,000 एंड 80,000। तो किस रेशो में बांटा हमने रिजर्व्स को, ओल्ड रेशो किया। चलो, तो पहला ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस था, तो लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो डेबिट बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना, 1,00,000, और किस रेशो में बांटेंगे, हाँ ओल्ड रेशो में, 60,000 एंड 40,000। थर्ड हमारे पास क्या था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये भी क्या है, लॉस है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने से, 4 लाख था, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2,40,000, 1,60,000। तो किस रेशो में बांटा है इसको भी, ओल्ड रेशो के अंदर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो के। तो ये थे हमारे पास, जब आपको रिजर्व दे रखे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या एडवर्टाइजमेंट कोई भी रिजर्व दे रखा है, तो हमने क्या करना है, उन रिजर्व्स को बांट देना है। किस रेशो के अंदर बांटना है, ओल्ड रेशो के अंदर, बिकॉज पुराने पार्टनर्स बोलेंगे, नया पार्टनर आएगा तो वो इन रिजर्व के ऊपर हिस्सा मांगेगा, तो उसके आने से पहले हम क्या कर लेंगे, ये रिजर्व को बांट लेंगे। तो ये बांटे कब जाएंगे, जब नया पार्टनर कंफर्म हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बांटे जाएंगे ना। तो नया पार्टनर कंफर्म कब होगा, जब वो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दे देगा। चलो, हाँ, अब हमारे पास दो स्पेसिफिक रिजर्व आते हैं। पहला कौन सा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये रिजर्व बना होगा, क्यों बनाया होगा रिजर्व, बेसिकली कि भाई अगर फ्यूचर में वर्कमैन को कोई दिक्कत आती है या उसकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है कि हमें कंपनी को वर्कमैन को 20, 30, 40, 50 हजार देना पड़ेगा, तो कंपनी क्या कर लेगी, उस रिजर्व, जो पार्टनरशिप फर्म होगी वो उस रिजर्व में से पैसा क्या कर लेगी, निकाल लेगी, अपनी जेब से देना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इस रिजर्व में से पैसा क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। चलो, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखो ए और बी पार्टनर्स थे, 3:2 थी, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, तो सी को एडमिट कर लिया तो मतलब रिजर्व का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व है, कल को सी भी आके हिस्सा मांगेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर WCR कितना था, 3 लाख था। तो पहला केस हमारे पास क्या है, इफ नथिंग मेंशन, कुछ भी नहीं बोल रखा, सिंपल ये एंट्री दे रखी है, तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि भाई WCR है, रिजर्व है हमारा, कोई भी लायबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, तो इस रिजर्व को क्या कर देंगे, बांट देंगे, किसमें, पुराने पार्टनर्स में, नहीं तो सी आएगा और अपना हिस्सा मांगे। चलो, तो क्या रेशो थी, 3 लाख को हमने किस रेशो में बांटा, 3:2, तो 1,80,000 एंड 1,20,000, यानी कि ये हो गया हमारे पास केस 1। चलो, अब सेकंड केस में देख के आए हमारे पास कि वर्कमैन की लायबिलिटी है 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 लाख का रिजर्व था और 1 लाख रुपया वर्कमैन की लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब उन वर्कर को चोट चोट लगी होगी तो उसका हमें 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो मतलब अभी जो हमारे पास रिजर्व था वो कितना था, देखो WCR हम क्या लगे थे, बांटने लगे थे, मतलब पुराने पार्टनर्स क्या करने लगे थे, बांटने लगे थे। बट फटाफट एक वर्कमैन आया, उसने बोला कि जी मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए क्योंकि फलाने फलानी जगह पर चोट लग चुकी है। तो 1 लाख इसमें से क्या कर दिया जाएगा, वर्कमैन की लायबिलिटी में डाल दिया जाएगा। तो 3 लाख का क्या था, रिजर्व था, उसमें से 1 लाख रुपए हमने निकाल कर किसमें डाल ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन की लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। तो वर्कमैन की लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट, कि मतलब 1 लाख रुपए तो भाई साइड पे निकाल कर रख दो। तो बचा कितना, बचा 2 लाख। तो रिमेनिंग को क्या करेंगे, रिमेनिंग को बांट देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो वर्कमैन की लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख, ठीक है ना। तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख। तो 2 लाख को हमने बांट दिया किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ये आ गया 1,20,000 एंड 1,80,000। तो ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कितना है, 3 लाख।
तो क्या सारा का सारा बांट दें या उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है? लायबिलिटी का मतलब कि भाई अब वर्कमैन क्या बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, या मान लो किसी वर्कमैन की चोट लगी होगी तो 1 लाख की लायबिलिटी जनरेट हो चुकी है, तो क्या वो सारा रिजर्व तोड़कर रख लेंगे या उसमें से 1 लाख रखना पड़ेगा? तो उसमें से 1 लाख साइड पर निकाल कर रखना पड़ेगा। तो साइड पर निकालकर हमने 1 लाख रुपया रख दिया, तो जो बचा हुआ रिजर्व था उसको क्या कर दिया? बांट दिया। अब आप सोच के देखो, एक पिगी बैंक है, उसमें से 1 लाख साइड पर निकाल कर रख दिया और बचा हुआ 2 लाख क्या कर दिया? पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिजर्व था जिसको बांटना था। चलो, अब हमारे पास कौन सा केस है? केस नंबर 3 कि इफ वर्कमैन लायबिलिटी इज 3 लाख, मतलब कि WCR हमारे पास, देखो WCR को तो तोड़ा क्योंकि हमने उस पार्टनर ने उसको क्या करना है? बांटना है। तो उसके बाद उसने चेक किया क्या कोई लायबिलिटी थी, उन्होंने बोला यस। कितनी लायबिलिटी थी वर्कमैन की? 3 लाख। तो क्या कुछ बांटने के लिए बचा? नहीं बचा। सारा का सारा ही किसको दे देंगे? वर्कमैन की लायबिलिटी को दे देंगे। तो क्या कुछ बांटने के लिए बचा? नहीं बचा। ठीक है, तो ये था हमारे पास थर्ड केस। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस है केस 4 कि इफ वर्कमैन की लायबिलिटी इज 4 लाख, की वर्कमैन की लायबिलिटी कितनी थी? 4 लाख रुपया। मतलब देखो कि WCR को तोड़ा गया, WCR को क्या किया गया? तोड़ा गया। ठीक है ना? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो कितना था? 3 लाख। तो उसको तो हमने क्या कर दिया? पार्टनर्स ने तोड़ दिया, क्योंकि अब उन्होंने बांटना है। पर जब उन्होंने देखा कि भाई वर्कमैन की लायबिलिटी कितनी है, वर्कमैन की लायबिलिटी तो 4 लाख है, मतलब 3 लाख का रिजर्व था, बट उसके अगेंस्ट देने कितने पैसे थे? 4 लाख रुपया। यानी कि 1 लाख रुपया कहां से देना पड़ेगा? अपनी जेब से। पार्टनर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा, यानी कि वो रिजर्व बांटने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठे। तो वो जो जेब होगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 1 लाख। तो ध्यान से देखो कितना रिजर्व था हमारे पास? रिजर्व था 3 लाख का, बट नुकसान कितना था? पार्टनर्स के वर्कमैन कितने मांग रहे थे? 4 लाख मांग रहे थे। तो 3 लाख तो रिजर्व का निकाल कर दे देंगे। तो 1 लाख कहां से देंगे? 1 लाख तो देखो, 1 लाख तो जेब से देना पड़ेगा ना। तो अगर 1 लाख को जेब से देना पड़ेगा तो उस जेब का नाम क्या है पार्टनरशिप के अंदर? उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि ये वो अकाउंट है जिसमें फर्म के सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस डाले जाएंगे। तो 1 लाख का फर्म को क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब सी के आने के चक्कर में उन्होंने रिजर्व को तोड़ा, तो अचानक से लायबिलिटी क्रिएट हो गई और उल्टा रिजर्व मिलने के बजाय नुकसान हो गया। कितने का? 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है ना? अब इस नुकसान को क्या करेंगे? आपस में पार्टनर्स बांट लेंगे। तो रिवैल्यूएशन क्या था? एक तरीके से नुकसान था। तो अब इस नुकसान को भी बांटना पड़ेगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस एंट्री को हम अगली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। बट अभी आप देख लो कितने का नुकसान हुआ? 1 लाख का, और किस रेशो में? 60-40 की रेशो के अंदर। चलो, तो ये था हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर तो हमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? सिंपल बांट देंगे। बट अगर हमारी लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख, तो जितना लायबिलिटी का था उतना रखकर बाकी रिमेनिंग बांट देंगे। बट अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गई तो कहां से निकालना पड़ेगा? जेब से। तो उस जेब का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, तो ऐसे ही एक और स्पेसिफिक रिजर्व था हमारे पास, उसका नाम क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो ये रिजर्व कब बनाया जाता है? ये रिजर्व बनाया जाता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर रही होती है? फ्लक्चुएट कर रही होती है, बढ़ रही होती है और कम कर। अच्छा, कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या फर्क है? देखो, बुक वैल्यू मतलब कितने पे आपने वो खरीदी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी प्रॉपर्टी के अंदर और आपने उसको 5 लाख में खरीदा, तो इट इज योर बुक वैल्यू। बट जब आपने मार्केट में देखा ना, जब आप, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, आप एक नया पार्टनर आ गया तो आप चेक कर रहे हो, आप उस रिजर्व को तोड़ने लगे हो, तो आप देखोगे ना कि आपकी वैल्यू कितनी रह गई है मार्केट में उस बुक की, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो आपने देखा कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 3 लाख रह गई है। तो मतलब कितना नुकसान हुआ? 2 लाख रुपए का वैल्यू क्या होगी? कम होगी, नुकसान हो गया। तो क्या ये नुकसान अपनी जेब से देना पड़ेगा या रिजर्व पड़ा है? तो अगर तो रिजर्व पड़ा होगा तो उस रिजर्व से निकाल लेंगे, बट अगर नहीं पड़ा होगा तो कहां से देना पड़ेगा? अपनी जेब से। चलो, तो इसी को हम और क्लैरिटी से देखते हैं कि ए और बी पार्टनर्स थे, रेशो थी 3:2। सी को एडमिट किया, 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो था वो कितना था? 2 लाख का एक रिजर्व बनाकर रखा हुआ है।
और बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 4 लाख इसकी इन्वेस्टमेंट की। देखो अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा, सिंपल ये एंट्री दे दी होगी और कुछ भी नहीं बोला होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को तो पता है, पार्टनर्स ने सारे रिजर्व निकाल लिए तोड़ने के लिए और बांटने के लिए, तो कुछ भी नहीं बोल रखा कि भाई मार्केट वैल्यू है कुछ बढ़ी है नहीं बढ़ी, तो फटाफट क्या किया जाएगा, आईएफआर अकाउंट को बांट तोड़ा जाएगा और पार्टनर्स क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। तो कितना रिजर्व था, 2 लाख, और किसमें 1,20,000 और 80,000। चलो ये तो केस हो गया हमारे पास 1। अब केस 2 में क्या बता दिया उन्होंने कि भाई मार्केट वैल्यू जो थी कितनी रह गई है, वो रह गई है 1 लाख। चलो इसको हम करते हैं 2,50,000। कितनी रह गई है मार्केट वैल्यू, 2,50,000। मतलब कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है उस इन्वेस्टमेंट की, 2,50,000। तो कितने का नुकसान हुआ, नुकसान हुआ 1,50,000, क्योंकि अभी वैल्यू कम हो गई है ना। तो क्या इस नुकसान को अपनी जेब से देंगे या कोई रिजर्व बना के रखा हुआ है, तो रिजर्व बना के रखा था। तो पार्टनर ने क्या देखा, पार्टनर्स ने रिजर्व सबसे पहले क्या किया, तोड़ा। कितने का रिजर्व था, 2 लाख का, तो उन्होंने तो अपने लिए बांटने के लिए तोड़ा था, बट उन्होंने क्या देखा कि जी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 2,50,000 रहेगी, यानी कि सीधा 1.5 लाख रुपया क्या हो गया कम। तो ये 1.5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ, ये कहां से निकालना पड़ेगा, अपने रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व बना के रखा हुआ है। तो कितना इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 1,50,000। ठीक है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की होगी है, और जो आपकी वैल्यू 1.5 लाख कम हुई ना, उसको आपको अपने जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास रिजर्व पड़ा है। अच्छा, कुछ रिजर्व बचा, यस, तो वो किस में बन जाएगा, ए में और बी में। कितना बचा था, 50,000। तो किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, 30 एंड 20। ठीक है ना। चलो अब थर्ड इसके अंदर देखेंगे कि थर्ड केस के अंदर क्या है कि अगर मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, 1,80,000, मतलब कि पार्टनर ने सेम रिजर्व तो निकाला, आईएफआर अकाउंट को डेबिट किया, कितने से, 2 लाख का रिजर्व था, तो उन्होंने बांटने लगे, बट उन्होंने देखा कि भाई मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है, 1,80,000। मतलब कि भाई अब जेब से कितना, अब कितना निकालना पड़े, कितना नुकसान हुआ, 2,20,000, बट रिजर्व तो कितने का था, 2 लाख का था, तो 20,000 कहां से निकालना पड़ेगा, अपनी जेब से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से, 20,000 से। तो क्या कुछ पार्टनर्स में बांटेंगे, नहीं, रिजर्व तो बचा ही नहीं, उल्टा जेब से निकालना पड़ गया, तो पार्टनर्स को बांटेंगे नहीं, पार्टनर से लेंगे कितना, 20,000 रुपया, क्यों, नुकसान हो गया, तो ए अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, बी अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट, टू रीवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है ना। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे से सीखेंगे। तो अभी आप इतना देख लो बस, 12,000 और 8,000। तो ये केस कौन सा था हमारा, थर्ड केस था। चलो अगला केस कौन सा है कि केस 4 में क्या बोला कि इफ मार्केट वैल्यू इज 4,40,000, यानी कि बुक वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4,40,000। मतलब फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ गई ऊपर से, तो मतलब जो ये रिजर्व था इसको कहीं पर यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो पार्टनर ने तो क्या किया, उस रिजर्व को तोड़ा, आईएफआर अकाउंट को डेबिट किया, कितने से डेबिट किया, 2 लाख से। क्या कुछ नुकसान हुआ, नहीं, उल्टा फायदा हो गया था। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे रिजर्व को तो क्या कर दिया, पार्टनर्स में बांट दिया, बिकॉज इस रिजर्व के अगेंस्ट तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं था, उल्टा फायदा हो गया। ठीक है ना। तो देखो 2 लाख रुपए इसमें डाल दिए और ए और बी में बांट दिया, कितना, 1,20,000 एंड 80,000। अब जो ये फायदा हुआ था, कितने का फायदा हुआ था, 40,000 का, इस 40,000 के फायदे को भी तो पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान पार्टनर्स से ले रहे हैं तो फायदा पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। तो फायदे के लिए हमारे पास कहां पर डालेंगे हम, देखो कितना हुआ, पहली एंट्री तो हमारे पास क्या थी, आईएफआर टू ए टू बी, पहले तो हमने नॉर्मली आईएफआर को ए और बी में क्या कर लिया, बांट लिया। अब उसके बाद कितना नुकसान हुआ था, 4,40,000 का, तो जो मतलब अल्टीमेटली 4 लाख से 4,40,000 हो गए, तो फायदा हो गया नुकसान की बजाय। तो बेसिकली इस फायदे को किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और रीवैल्यूएशन को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, बिकॉज क्या हो गया, फायदा कितने का, 40,000।
ठीक है ना। किस नाम से फायदा हुआ? इन्वेस्टमेंट के नाम से, कि भाई इन्वेस्टमेंट जो थी वो मेरी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से? 40,000 से। तो रीवैल्यूएशन भी कितना आ गया? 40,000। और इस रीवैल्यूएशन को किसमें बांट देंगे? रीवैल्यूएशन टू ए टू बी, यानी कि 40,000 को ए और बी में बांट देंगे, कितने में? 24 और 16, 3:2 के अंदर। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमने कौन से रिजर्व देखी हैं? हमने देखे हैं अभी तक जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, तो उनके अगेंस्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारे पास दो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उनका हमने कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है हर केस में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास दो लॉसेज होंगे, कौन से? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। तो उसको पार्टनर्स की कैपिटल से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और ये सारा कुछ किस रेशियो के अंदर होगा? ओल्ड रेशियो के अंदर, बिकॉज ये पार्टनर्स का, नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पुराने पार्टनर्स के रिजर्व थे और पुराने पार्टनर अपने रेशियो में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो, तो इसके बाद जो हमारे पास जो वीडियो होगी वो उसमें हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ या रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड करते हैं तो उससे क्या फायदा या क्या नुकसान होता है और क्यों कर देंगे, क्यों करते हैं हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड। चलो, थैंक यू।